हाँ भाई, नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष राजस्थान फायर ऑफिसर का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन है जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। दोस्तों, इस टॉपिक से राजस्थान फायर ऑफिसर के एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमें आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 को जानने से पहले हमें बात कर लेते हैं आपदा के बारे में कि आपदा किसे कहा जाता है और प्रबंधन किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आपदा के बारे में तो किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना या जो मानव निर्मित दुर्घटना होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? आपदा के नाम से। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे चक्रवात है, वो क्या होती है? एक आपदा होती है। तूफान है, बाढ़ है, भूस्खलन है, सूखा है, ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाते हैं? आपदा के अंदर। और इनसे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्राकृतिक दुर्घटना हो या मानव निर्मित जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके बचने के लिए जो उपाय प्रबंधन जो किए जाते हैं उसी को हम आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्राकृतिक, मानव या अन्य जो दुर्घटनाएं होती हैं इनसे बचने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 2005 में। उसी को डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 या आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के नाम से हम जानते हैं। यह 23 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। इस आपदा प्रबंधक अधिनियम के अंदर कुल 11 अध्याय होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अध्याय के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, पहले अध्याय के अंदर आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की डेफिनेशन, इसका संक्षिप्त जो रूप है वो लिखा गया है। और पूरे भारत के अंदर जो संपूर्ण इसका विस्तार है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और प्रत्येक राज्य के अंदर इसके बारे में जो है डिक्लेरेशन या उसका जो संक्षिप्त वर्णन है वो किया गया है। ठीक है। तो पहला जो अध्याय है उसके अंदर ये चीजें लिखी गई हैं कि इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका विस्तार भारत के अंदर कहां कहां पे देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण जो विस्तार है वो अध्याय 1 के अंदर देखने को मिलेगा। इस आपदा प्रबंधक अधिनियम के अंदर कुल 11 अध्याय हैं। तो फर्स्ट अध्याय के बारे में हमें बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट अध्याय के अंदर कौन कौन सी चीजें और लिखी गई हैं? तो सबसे पहले कह के अगर बात करें तो इसमें प्रभावित क्षेत्र देश का कौन सा है, यानी कि किस क्षेत्र के अंदर जो आपदा है वो आई हुई है, तो वो कौन से अध्याय के अंदर देखने को मिलेगी? अध्याय नंबर 1 में। दूसरा, समता निर्माण संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी किसके अंदर? अध्याय 1 के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे। जितनी भी जो आपदाएं होती हैं, मानव निर्मित की बात करें, प्राकृतिक की बात करें या अन्य की बात करें, उन सभी से बचने के लिए जितने भी जो संसाधन होते हैं उनको सुसज्जित करना और उनकी पहचान करना, वो सारा का सारा वर्णन किसमें किया गया? अध्याय 1 डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में उपखंड 2 की बात करें, 2 में से एक जो सेक्शन है इसमें सभी जो संसाधन होते हैं उनको अर्जित करना और उनको सुसज्जित करना, यह भी अध्याय 1 के अंदर देखने को आप सभी को मिलेगा। इसके साथ में तीसरे थर्ड पॉइंट की तरफ अगर बात करें तो जितनी भी जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं या प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उन सभी से बचने के लिए जो उपाय है, जो प्रबंध है और जो कार्मिक होते हैं उनका गठन किया जाएगा। और इसी के साथ में उनको समय समय के ऊपर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे ताकि जो भी प्राकृतिक आपदा होती है या मानव निर्मित आपदा होती है उनसे बचने के लिए हम उनके माध्यम से काम को करवा सकें। तो ये सेक्शन नंबर 3 जो भाग है उसके अंदर अध्याय 1 में देखने को आप सभी को मिलेगा। इसके बाद में गैप पार्ट की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार का एक ऐसा मंत्रालय होता है जो विभाग को अभिप्रेरित है, जिसका आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण है। जितनी भी जो आपदाएं होती हैं उनके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है ताकि उसके माध्यम से हम सुचारू रूप से उनको कार्य करवा सकें।
घ की बात करें तो आपदा किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से या दुर्घटना या अपेक्षा से अपी अद्भुत ऐसी कोई भी महाविपत्ति, अनिष्ट विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेरित है। इसका परिणाम जीवन की सर्वनाश, हानि व मानव निर्मित पीड़ाएं या संपत्ति को नुकसान और विनाश, पर्यावरण को नुकसान अवकरण है। ऐसी प्रकृति का परिमाण है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है। तो जितनी भी भाग घ के अंदर जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं और जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, उन सभी के क्षेत्र का बारे में और उनकी क्षमताओं के बारे में इसके अंदर जो वर्णन है वो किया गया है। उनसे होने वाले जो नुकसान है वो उसके बारे में हमें बताया गया है। डै की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधक से योजनाएं, संगठन, समन्वय और कार्यान्वयन की निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया प्रेरित है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से समायोजित। कोई भी आपदा अगर होती है तो उनके लिए एक योजना बनाई जाती है, एक संगठन बनाया जाता है, ताकि हम अच्छे तरीके से एकीकृत होकर के एक संगठन के रूप में काम करके उसे आपदा से हम निपट सकें। तो ये भाग डे के अंदर सेक्शन 1 अध्याय 1 के अंदर देखने को आप सभी को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, तो किसी भी आपदा के खतरे और उनकी आशंका का निवारण। कोई भी अगर आपदा है, मानव निर्मित की बात करें या प्राकृतिक की बात करें, भूकंप की बात करें या चक्रवात की बात करें, बाढ़ की बात करें, तो उन सभी से बचने का, उनको निवारण करने का जो उपाय है वो भी हमें जो है वो अपने पास में होगा कि कौन सी आपदा होती है तो किस तरीके से उसका निवारण या किस तरीके से उसका जो उपाय है हम कर सके। सेकंड जो पार्ट है इसमें दूसरा जो भाग है, किसी भी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों का जो जोखिम होता है उसके समन्वय की कमी, ये भी किसके अंदर, भाग 2 के अंदर देखने को आप सभी को मिलेगा। नेक्स्ट इसी के अंदर क्षमताओं को जो निर्माण है वो किया जाएगा। किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी की जाएगी, प्री प्लान तैयार करेंगे। हो सकता है कोई भी आप सभी को लगे कि भूकंप आने की संभावना होती है, तो उस भूकंप से बचने के लिए कौन कौन से हमें उपाय करने चाहिए, तो उन उपायों के बारे में हमें जानकारी दी जाएगी, हमें पहले से ही तैयारी की जाए, ताकि जो मानव को या जीवन को जो नुकसान होता है उसको हमें बचा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आता है, किसी भी आपदा की आशंका की स्थिति में आपदा से तुरंत बचाव। अगर आपको किसी भी प्रकार की मानव निर्मित की बात करें या प्राकृतिक आपदा की बात करें तो उसकी शंका है, तो उसके बचाव के जो तुरंत उपाय हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिणाम का निर्धारण। कोई भी भूकंप है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो भूकंप हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो तूफान हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, ये चक्रवात वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये सभी की सभी जो उनकी गंभीरताएं होती हैं, उनका जो नुकसान होता है, उनको क्या करते हैं, निर्धारित करने का काम करते हैं, ताकि किसी भी मानव को या किसी भी जीव को उस प्राकृतिक आपदा के माध्यम से या मानव निर्मित जो आपदा होती है उसके माध्यम से नुकसान को हम बचा सके या कम कर सके। इसी के साथ में निष्क्रमण, बचाव और राहत, और उनका अच्छे तरीके से हमें बचाव करना चाहिए और उनका राहत प्रदान करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। हो सकता है कुछ भूकंप वगैरह है तो ऐसी स्थिति के अंदर या चक्रवात आ रहा है तो उसको एक सुरक्षित स्थान को के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर लेकर के जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का जो उनको नुकसान है, जीवन को, जान या मान की हानि जो है ना हो पाए। इसके बाद में जो पार्ट होता है इसमें जिला प्राधिकरण से धारा 25 की उपधारा 1 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण अभिप्रेरित होगा। अब प्रत्येक जो जिला होता है उसके लिए भी एक मैनेजमेंट बनाया जाता है आपदाओं से निपटने के लिए। प्रत्येक स्टेट से की जो आपदाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए एक अलग से
जो मैनेजमेंट होता है वो बनाया जाता है। प्रत्येक गांव से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए एक अलग से मैनेजमेंट बनाया जाता है, ताकि उन दुर्घटनाओं को या उन आपदाओं को, मानव निर्मित आपदा है या जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे हमें बच सके। तो जिला जो योजना होती है उनकी धारा 31 के अंदर जिले के अंदर जितनी भी जो आपदाएं होती हैं उनसे बचने के लिए एक योजना जो है वो बनाई जाती है। दूसरा भाग जय के अंदर अगर बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी, इसके अंतर्गत जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या नगर पालिकाएं हैं, जिला है, छावनी बोर्ड है, नगर योजना प्राधिकरण है, जिला परिषद है, उसके किसी भी नाम से ज्ञात हो या अन्य किसी निकाय प्राधिकरण हो तो तत्सम विधि द्वारा किसी भी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधक सहित शक्तियों का विनिहित को की गई है। तो जितनी भी जो नगर पालिकाओं की बात करें, नगर निगम की बात करें या पंचायत की बात करें, उन सभी जितनी भी दुर्घटनाएं जो होने वाली हैं आपदा से, प्राकृतिक या मानव निर्मित से, उनसे बचने के लिए उचित जो उपाय हैं या उचित जो शक्तियां होती हैं उनको प्रदान की जाती हैं, ताकि उन दुर्घटनाओं से हमें उनको बचा सके, जान या मान की जो हानि होती है उनको हमें कम कर सके या रोक सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास में 6, समन में किसी भी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति में जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आश्रित उपाय अभिप्रेरित है। कोई भी आपदा है, कोई भी आपदा मानव निर्मित हो या प्राकृतिक निर्मित हो या फिर अन्य हो, तो उनसे बचने की जो विधि होती है, जितने भी जो जोखिम होते हैं उनसे बचने को या उनको कम करने की जो शक्तियां होती हैं वो इनके अंदर अभिप्रेरित होती है, उसमें निहित होती है। उसके माध्यम से उसको जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय प्राधिकरण में धारा 3 धारा की 3 उपधारा 2 के अंदर अधीन जो स्थानीय राष्ट्रीय आपदा होती है उसका प्राधिकरण भी अभिप्रेरित किया गया था। तो राष्ट्रीय जो प्राधिकरण है वो धारा 3 के उपभाग 1 के अंदर भी जो है निर्धारित किया गया है, अभिप्रेरित किया गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो समिति होती है। अब इन आपदाओं से निपटने के लिए समितियां बनाई गई है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो समिति होती है वो धारा 8 के भाग 1 के अंदर गठित राष्ट्रीय प्राधिकरण कार्यकारिणी समिति जो है वो इसके लिए क्या होगी, अभिप्रेरित होगी। तो इसमें कोई भी जो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो कार्यकारिणी जो समिति होती है ये भी धारा 8 के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगी इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय योजना की धारा 11 के अधीन संपूर्ण देश के लिए अंदर तैयारी की जाती है, ताकि आपदाएं जो होती हैं उनका प्रबंधक योजना जो है वो तैयार की जा सके, कोई भी दुर्घटना से हमें बचने के लिए जो उचित उपाय हैं वो कर सके। तैयारियों से किसी भी आपदा की आशंका की स्थिति में या आपदा से उसके प्रभाव से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति भी आपको अभिप्रेरित है। कोई भी आपदा होने की आशंका आप सभी को लगती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपदा होती है, तो उनसे निपटने के लिए जो तैयारी होती है वो भी इसके अंदर आप सभी में क्या होती है, अभिप्रेरित होती है, निहित होती है। नेक्स्ट आता है अपने पास में विहित, इस अधिनियम के अंदर अधिनियम बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेरित होता है। पुनर्निर्माण से संबंधित आपदाओं के पश्चात किसी भी संपत्ति का सह निर्माण या प्रत्यावर्तन भी इसके अंदर क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। जितने भी संसाधन होते हैं वो भी उनके अंदर जनशक्ति, सेवाएं, सामग्री, रसीद आदि भी जो है इसी के अंदर क्या होती है, निहित होती है। सेम उसी तरीके से बात करें आगे की तरफ तो राज्य प्राधिकरण जो है उसमें धारा 14 की उपधारा 1 के अंदर स्थापित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेरित होगा, और इसके अंदर धारा के अंदर गठित जो संघ राज्य क्षेत्र का आपदा प्रबंधक प्राधिकरण भी है। कहने का मतलब है कि राज्य के अंदर जितनी भी जो आपदाएं होती हैं वो राज्य प्राधिकरण के माध्यम से उनका सॉल्यूशन जो उपचार है वो किया जाएगा। तो ये जो है वो सारा का सारा सेक्शन धारा जो 14 के अंदर उपधारा 1 के अंदर ये सारी चीजें लिखी गई है। राज्य कार्यकारिणी जो समिति होती है वो धारा 20 के अंदर होगी। राज्य सरकार जितनी भी राज्य के अंदर होने वाली आपदाएं होती हैं उनसे निपटने का एक प्रबंधक बनाया जाता है, एक मैनेजमेंट बनाया जाता है, और इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, और किसी भी संघ या राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी वो होगा। राज्य योजना के धारा 23 के अंदर
संपूर्ण राज्य के अंदर तैयारी की जाएगी आपदाओं से निपटने के लिए, और जितनी भी आपदाओं से निपटने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो भी इसके अंदर धारा 23 के अंदर निहित होगी। तो कोई भी जो राज्य है, किसी भी स्टेट के अंदर आपदाएं होती हैं तो उनसे निपटने के लिए राज्य में योजनाएं बनाई जाती हैं, और वो किसके अंदर है, धारा 23 के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का अध्याय 1। बाकी जो टॉपिक बचे हुए अध्याय 2 से और 11 तक वो कंटिन्यू हम इसी तरीके से करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।